रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमिता की दोनों छोटी बहनें बेड पर अभी तक सोई थी, तो नमिता अपनी बड़ी बहनों के साथ तौलिया लपेटे शीशे के सामने गाती हुई मटक रही थी। तभी उनकी माँ पुनीता देवी पानी की बाल्टी और पोछा लिए वहाँ आती है, तो अपनी दोनों बहनों के साथ नाचते हुए नमिता गाती है। हेली रे हेली, क्या है ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली। तुम पांचों ने मिलकर मेरी जान ले ली है। बेशरम, तौलिए में मटकने में लगी हो। ठूसने के लिए नाश्ता तुम्हारे पप्पा आकर बनाएंगे और इन दो महारानियों को अब ढोल बजाकर जगाएं क्या? अरे दीदी, ये सुबह सुबह कौन सा कौआ काँव काँव कर रहा है? पत्थर मारकर भगाओ ना। कौआ? हमारी आवाज इसको काए काए जैसी लग रही है, बताते हैं इसको तो। अरे माँ रहने दो ना। अरे रुको। समीक्षा की एक ना सुनते हुए पुनीता पानी से भरी बाल्टी सो रही सिया पर उंडेल देती है, जिससे उसके बगल में सोई प्रियो भी गीली होकर जग जाती है। तभी सिया जाग कर गाती है, मैं पानी पानी हो गई। ये अलग ही आइटम है, चुप हो जा, वरना अभी तो माँ ने बस गीला किया है, अभी ज्यादा गुस्सा आया ना तो उसी बाल्टी भर पानी में डुबो भी देगी। ये सब क्या चल रहा है? सुबह काय काय की आवाज, फिर ये पानी की बरसात। मैं घर में ही हूँ ना। ना पड़ोसियों के घर पसरी हो बिटिया। इस पलंग को छोड़ने का लोगी क्या तुम दोनों? गरम गरम आलू के पराठे गरम गरम चाटे ना धरते गाल पर, और तुम तीनों का हमारा थोबड़ा निहार रही हो। हम निहार नहीं रहे, इंतजार कर रहे हैं आपके कमरे से जाने का। सुबह का लेक्चर खत्म हो गया तो कमरे से प्रस्थान करें माताजी। वो क्या है ना, हमें कॉलेज जाने के लिए सजना है। तुम पांचों। इससे पहले कि पुनीता कुछ बोलती, उसकी पांचों बेटियां मिलकर उसे कमरे से बाहर करते हुए दरवाजा बंद कर देती है और पुनीता दरवाजे को घूरते हुए कहती है, हमरे मुंह पर किवाड़ लगा दी तुम लोग। का हो कन्हैया जी, ये पांचों की मैया बनने के लिए हमको ही काहे चुने? एक दो हो तो समझे भी, यहाँ तो पांच जवान बेटियों की जिम्मेदारी पकड़ा दिए हो। पांचों बेटियों की माँ पुनीता देवी अपनी बेटियों की हरकतों और उनके भविष्य को लेकर हमेशा सोच में डूबी रहती थी, क्योंकि उसकी पांचों बेटियां मस्त मौला थी और हर बात से बेपरवाह थी। भले ही पांचों घर के काम में काम चोरी दिखाया करती और अपनी माँ की एक भी नहीं मानती हो, लेकिन वो पांचों अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनके पिता के जाने के बाद उसकी माँ ने ही अकेले उनकी परवरिश की थी। एक रोज पुनीता हॉल में बैठी पुराने गाने सुन रही थी, तभी नमिता और समीक्षा उससे कहती है, माँ रात के खाने के लिए सब्जी काट दो। और मैं आज रोटियां सेक दूंगी माँ। तुम दोनों का खोपड़ी फिर गया है क्या? सच में तुमको काम करने का सूझ रहा है? माँ खोपड़ी फिरी नहीं है, ठिकाने पर आ गई है। आप सब कुछ अकेले करती हो तो इतनी मदद तो करनी चाहिए ना हमें। मदद के बहाने ही सही, शॉपिंग के पैसे तो आ जाएंगे। दोनों अपनी माँ को मक्खन लगा ही रही थी कि तभी सिया ठंडा शरबत लेकर आती है और अपनी माँ को देते हुए कहती है, माँ ये लो ठंडा शरबत आपके लिए। ठंडा शरबत? क्या बात है, जो आवाज देने पर पानी नहीं पिलाती उसको आज हमको ठंडा शरबत पिलाने का सूझ रहा है। हाँ माँ, मुझे ना वो कुछ पैसे चाहिए, कुछ सामान खरीदना है। ठीक है, जा हमरे बटुए में से ले ले, और हाँ हिसाब दियो बाद में। अरे दी, यहाँ पैसे मांगने के लिए हम रात में किचन में मजदूरी करने की सोच रहे हैं, और इस महारानी ने तो ठंडा शरबत पिलाकर पैसे मांग लिए। हाँ तो हम भी डायरेक्ट ही मांग लेते हैं ना माँ। वो हम दोनों को भी ना शॉपिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। तुम्हारे पप्पा टपकने से पहले यहाँ पैसों का झाड़ नहीं लगा गए थे, जो उसमें से तोड़ तोड़ के देते रहे। कोनो पैसा वैसा नहीं है। ऐसे कैसे माँ? आपने इस मोटी को मना नहीं किया, जब इस मोटी को दे रही हो तो हमें क्यों मना कर रही हो? पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं नहीं काट रही सब्जी। हाँ, और मैं भी रोटियां नहीं सेकूंगी। हाँ तो ना करो, हमको क्या? कौन सा तुम दोनों के काम ना करने से हमको फर्क पड़ने वाला है? और खरीदारी में फालतू पैसा बहाने के लिए हमारे पास चवन्नी नहीं है। अभी निकलो यहाँ से। इतना कहकर पुनीता ही अपने कमरे में चली जाती है और सिया उन दोनों पर जोर जोर से हंसने लगती है। तो नमिता कहती है, ये माँ को क्या हो गया? हमको निकालने को बोलकर खुद कमरे में निकाल ली। और तू बत्ती सी मत दिखा, चल साइड हो। सिया हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज पुनीता देवी से मिलने पंडित जी घर आते हैं और घर में पंडित जी को देखकर पांचों आपस में बातें करती हुई कहती है, माँ घर में कोई पूजा रखवाने वाली है क्या? ना दी,
मुझे तो लगता है पंडित जी हमें इस घर से भगाने के लिए कोई रिश्ता विश्ता लाए होंगे। हाँ तो अच्छी बात है, हमारे घर में भी शादी की शहनाई बजेगी। चुप कर, उससे पहले हम पांचों मिलकर इस पंडित की बैंड बजाते हैं। क्या कहती हो बहनों? हाँ, क्यों नहीं? तभी कविता और समीक्षा किचन में जाकर एक खास शरबत बनाकर पंडित जी के लिए लेकर आते हैं और उसे देते हुए कहते हैं, नमस्ते पंडित जी। जीती रहो बिटिया, जरा पुनीता बहन जी को बुला दो, जरूरी काम है उनसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बुलाती हूँ ना माँ को। आप बैठिए, ये मीठा शरबत पीजिए। जुग जुग जियो बच्चों। इतना कहकर पंडित शरबत लेकर आराम से सोफे पर बैठकर पीने लगता है, लेकिन एक घूंट पीते ही उसके कानों से धुआं निकलने लगता है और वो कहता है, राम राम राम, ये शरबत है कि लाल मिर्च का घोल? कोई पानी लाइए। तभी दोनों वहाँ से हंसते हुए चली जाती है और फिर नमिता और प्रियु पानी लेकर वहाँ आती है। पंडित जी जल्दी जल्दी में पानी पीते हैं तो पानी ठंडे की जगह गर्म होता है, जिससे उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पंडित के पीछे खड़ी सिया पंडित की धोती को टेबल की कील में अटका देती है। उसी समय पुनीता देवी वहाँ आती है। उसे देख तीनों वहाँ से निकल लेती है। पंडित जी भी पुनीता की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी धोती अटकी होने के कारण खींचकर खुल जाती है। ये देखकर पुनीता पीछे मुड़कर कहती है, ये क्या है पंडित जी, अपनी धोती ना संभल रही है आपसे? जल्दी धोती में आइए, कब तक हम ऐसे मुंह मोड़कर बात करेंगे? तभी पंडित अपनी धोती ठीक करता है और टेबल पर रखा पानी पीकर पुनीता देवी से कहता है, अरे बहन जी, मैं तो यहाँ आपकी बेटियों के लिए रिश्ता लेकर आया था, पर इन पांचों के लक्षण ससुराल जाने वाले नहीं लगते बहन जी। अभी देखिए आपकी 5 सुपुत्रियों ने मिलकर हमारी क्या दुर्दशा की है। ऐसा नहीं है पंडित जी, बस पांचों थोड़ी शरारती हैं। आप रिश्ता का बात कर रहे हैं ना, तो बताइए। हाँ, 2 परिवार वालों के लड़कों का रिश्ता मिला है मुझे आपकी 5 बेटियों के लिए। लड़के और उनके परिवार वाले सब बढ़िया हैं। 3 लड़के एक परिवार से हैं तो 2 एक परिवार से। अब फोटो देखकर मुझे बता दीजिए। पंडित जी, हम तो कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर। हम तो सोच में पड़े थे कि इन पांचों की शादी कैसे करेंगे, लेकिन भगवान ने तो हमारी चिंता ही हर लिया। इतना कहकर पंडित पुनीता को लड़कों की फोटो दिखाता है तो पुनीता पंडित को बात बढ़ाने की कहती है। समय बीतता है और उसकी 5 बेटियों का रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी की तैयारियां शुरू होती है। तभी एक दिन 5 अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे शादी में प्रियंका चोपड़ा वाला वो रेड लहंगा पहनना है। नहीं ना, हम 5 बहनों की शादी एक साथ हो रही है तो हम बहनें मैचिंग का लहंगा ही पहनेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन माँ आपका वो सुंदर वाला मांग टीका है ना, वो आप मुझे ही देना। शादी के लिए माँ बड़ा सा हॉल बुक करवाना। अरे सांस ले लो महारानियों, तुम पांचों की 50 फरमाइशें होगी, लेकिन उनका पूरा करने के लिए तुम पांचों की एक ही अम्मा है। कहीं ऐसा ना हो 5 बेटियों की ये फरमाइशों के चलते शादी से पहले टपक जाए तुम्हारी अम्मा, फिर करती रहना शादी। माँ, आप अपनी 5 बेटियों की जिम्मेदारी से ऐसे नहीं भाग सकती। हाँ, यही तो दिक्कत है ना कि कब का सरक गए होते, अभी चपर चपर बंद करके खरीदारी करने चलो। समय बीतता है और शादी का दिन आता है। पुनीता अपनी 5 बेटियों को आशीर्वाद देकर उनकी शादी करती है और नम आंखों से कहती है, पांचों भले ही आलसी, निकम्मी, नकारा थी, लेकिन थी इस घर की रौनक। अभी 5 बेटियों की ये माँ इस घर में अकेली रह गई। सुबह का वक्त था। शोभा चाय बना रही थी। तभी मनीषा उसके पास आकर बोलती है, मम्मी, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, 5000 रूपए दे दीजिए। इतने ज्यादा पैसे? लेकिन कॉलेज की फीस तो इतनी ही होती है। अच्छा ठीक है तनीषा, ये ले। और मनीषा कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? मनीषा तो आपके सामने खड़ी है। आज पहले उठ गई तभी तो फायदा उठा रही हूँ। हाँ मम्मी, वो तो अभी तक घोड़े बेच के सो रही है। जा जल्दी, उसे भी उठा दे, कॉलेज तेरे साथ ही तो जाएगी वो। हाँ मम्मी, मैं बोल देती हूँ। इतना बोलकर मनीषा चली जाती है और 2 मिनट बाद तनीषा शोभा के पास जाकर अपनी कॉलेज की फीस के पैसे मांगती है। गुस्से में शोभा उसे देखते हुए बोलती है, अभी 2 मिनट पहले तो तू आई थी, अब फिर से 5000 दूं तुझे? पागल हो गई है क्या? माँ, मैं तो अभी नहा कर आई हूँ। कब दे दिया आपने मुझे पैसे? अभी खींचकर एक रैप्टा लगाऊंगी। सुबह सुबह मेरे से मजाक मत कर। माँ, मैं सच बोल रही हूँ। ओहो, मैं अब समझी। आपके पास जरूर मनीषा आई होगी। आपने उसे पहचाना भी नहीं, वो मेरे पैसे लेकर चली गई। क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मनीषा हमेशा लेट उठती है,
आज इतनी जल्दी कैसे तैयार होकर आ गई? माँ आज वो सुबह 5 बजे से उठी हुई थी, इसी बात का फायदा उठाया है उसने। आने दे उसे, मैं बताती हूँ। तेरे जैसे कपड़े पहनकर आई और मैं काम में लगी थी, बस इसी बात का फायदा उठाकर ले गई वो। तनिषा पूरे घर में देख कर आती है, मनीषा कहीं नहीं मिलती। ये बात वो अपनी माँ को बताती है। माँ मुझे लगता है वो कॉलेज चली गई है, मैं भी जाती हूँ, वही मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान से जाइयो। ये बोलकर वो कॉलेज पहुंचती है और उसकी फ्रेंड से मनीषा के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद उसकी दोस्त रिया कहती है, तुम्हारी बहन मनीषा ऊपर वाली कैंटीन में बैठी है। आज तो उसने पार्टी दे दी हम सबको। कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी? अरे उसकी बर्थडे पार्टी। वो कह रही थी मैं तुम सबको पार्टी नहीं दे पाई, इसलिए अब दे रही हूँ। उसके बर्थडे की पार्टी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा बर्थडे तो एक साथ आता है और अभी उसमें 4 महीने बाकी है। ये लड़की मेरे फीस के पैसे उड़ाई जा रही है, इससे पहले ये सारे पैसे उड़ा दे, मुझे इस तक पहुंचना होगा। इतना बोलकर वो मनीषा के पास पहुंचती है और उससे कहती है, मनीषा क्या कर रही है तू? ये तू पागल हो गई है, मेरी कॉलेज के फीस के पैसे लुटाए जा रही है। अच्छा तो तू आ गई और तुझे पता चल गया। पहले तो तू तमीज से बात कर, तेरी बड़ी बहन हूँ मैं। 6 मिनट पहले हो गई तो इसका मतलब तो बड़ी नहीं है, आया समझ में? जुड़वा है हम तो सब कुछ बराबर का है। ये ले पकड़ 3000 रूपए, 2000 रूपए पार्टी में लग गए। बेटा पैसे तो तू ही देगी, चाहे फिर तेरी पॉकेट मनी से ही क्यों न लेने पड़े। मैं जब दूंगी तब ना। चिल बेबी, मम्मी से कहकर ले लूंगी। दोनों लड़ ही रही होती है कि उसकी फ्रेंड रिया वहाँ आकर बोलती है, अरे तुम में से मनीषा कौन है और तनिषा कौन है? समझ ही नहीं आ रहा। बहुत सिंपल है, गेस कर। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। अरे तनिषा को देख और मुझे देख, इसके होठों के ऊपर तिल है और मेरे होठों के नीचे तिल है। वैसे गलती तेरी नहीं है, कभी कभी हमारे घर वाले भी धोखा खा जाते हैं और आज तो मैंने मम्मी को ही पागल बना दिया। देख रिया, जरा भी शर्म नहीं आ रही इसको, भला ऐसे कोई करता है? इसके बाद दोनों अपनी कॉलेज क्लास लेने के लिए चली जाती हैं और शाम को एक बस स्टैंड पर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद में तनिषा बोलती है, अरे यार 5 बज गए, अभी तक बस नहीं आई। अरे बस है वो, मेट्रो नहीं है जो टाइम से आकर तेरे लिए खड़ी हो जाएगी। अरे तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? जब देखो फालतू में लड़ती रहती है, तो तू भी लड़ा करना। तुझे किसी ने मना किया है क्या? खामखा आज्ञाकारी बनकर घूमती है। अरे फायदा ले ले अपनी जिंदगी का, कोई जरूरत नहीं है, तू ही काफी है। दोनों झगड़ने लगती हैं कि रिया स्कूटी पर आती है और मनीषा उसी के साथ में चली जाती है और बेचारी तनिषा को बस का वेट करते हुए आधा घंटा बीत जाता है। तभी एक चोर आकर उसके पर्स पर झपट जाता है, लेकिन तनिषा अपने पर्स को बचाते हुए बोलती है, छोड़ छोड़ मेरा पर्स, वरना तुझे बहुत मारूंगी। तभी वहाँ एक शुभम नाम का लड़का आकर उसकी हेल्प करता है और उस चोर को मार मार कर भगा देता है, जिसके बाद में वो उसे बोलता है, ये लीजिए आपका पर्स, आप ठीक तो है ना? उसने कुछ किया तो नहीं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? अरे कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। देखिए अंधेरा होने को आया है, आप मेरे साथ सेफ रहेंगी, आई प्रॉमिस। शुभम की बात मानकर तनिषा उसके साथ बैठ जाती है और वो उसे घर पर ड्रॉप कर देता है। अगले दिन भी उसी बस स्टॉप पर शुभम तनिषा का वेट करता है। कुछ देर बाद में तनिषा वहाँ आती है और वो उससे बातचीत करने लगता है, जिसके बाद वो उसे घर ड्रॉप करता है। ये सिलसिला काफी हफ्तों तक चलता है। ऐसे ही एक दिन तनिषा को बुखार आता है और वो कॉलेज नहीं आती। उस दिन रिया भी कॉलेज नहीं आई थी और मनीषा बस का वेट कर रही थी। तभी वहाँ शुभम आता है और उसका हाथ प्यार से पकड़कर बाइक पर बैठने को कहता है। तभी मनीषा गुस्से में बोलती है, ओ हेलो भैया, कौन हो तुम? मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मजाक कर रही हो ना तुम? चलो आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज रखा है, चलो। अबे ओ साले पागल हो गया है क्या? फालतू में चेप हो रहा है मेरे। अरे मुझे नहीं चाहिए तेरा कोई भी सरप्राइज। एक बार में कल्टी हो जाए यहाँ से, वरना मेरा पारा हाई हो गया ना तो तुझे यहीं ढेर कर दूंगी। यार तुम कैसे बातें कर रही हो अपने बॉयफ्रेंड से? ऐसे थोड़ी होता है। तनिषा इतनी भी क्या नाराजगी, 5 मिनट ही तो लेट आया हूँ, अब गुस्सा थूक भी दो। क्या कहा तुमने?
तुम तनीषा के बॉयफ्रेंड हो? हाँ बॉयफ्रेंड हूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम तनीषा? मैं शुभम, भूल गई क्या? अरे ओ ढक्कन, मैं मनीषा नहीं तनीषा हूँ। मनीषा मेरी जुड़वा बहन है, उसे बुखार है इसीलिए वो आज कॉलेज नहीं आई। क्या तुम दोनों जुड़वा बहनें हो? और क्या हुआ तनीषा को? डॉक्टर के पास नहीं गई क्या वो? प्लीज तुम मुझे उससे मिलवा दोगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ मिलवा दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक चॉकलेट दिलवानी होगी और मुझे घर भी ड्रॉप करना होगा। ठीक है। इस तरह वो उसे चॉकलेट दिला देता है और घर के बाहर बाइक पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर मनीषा बोलती है, बड़े चंटो, घर का एड्रेस भी पता है। अच्छा यही रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। ठीक है। मनीषा अपनी बहन तनीषा को बुला कर लाती है और तनीषा चादर ओढ़कर बाहर कांपती हुई आती है। जिसके बाद बाहर आकर वो बोलती है, शुभम, तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारी बहन से मिला, मुझे धोखा हो गया। मैं तुम्हें समझ बैठा था उसको। हाँ वो मेरे जैसी है, मेरी जुड़वा है ना, इसीलिए लोग ज्यादातर हम में धोखा खा जाते हैं। जल्दी से ठीक हो जाओ जान, कल तुमसे मिलूंगा मैं। इतना बोलकर वो उसे गले लगा लेता है। वक्त बीतता है। मनीषा शुभम को अक्सर तनीषा बनकर परेशान किया करती थी। कुछ दिन में शुभम और तनीषा अपने रिश्ते के बारे में अपने अपने घर वालों को बता देते हैं। दोनों के परिवार वाले आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद में तनीषा और शुभम की शादी हो जाती है। सुहागरात को मनीषा को एक शरारत सूझती है और वो अपनी बहन के कमरे में उसी की तरह दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठ जाती है और घूंघट कर लेती है। कुछ ही देर में शुभम वहाँ आता है और मनीषा मन ही मन में सोचती है, आज तो मजा आएगा शुभम जीजू को उल्लू बनाकर। अरे तुम घूंघट करके क्यों बैठी हो? ऐसे कर रही हो जैसे कभी देखा ही ना हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी घबराहट सी हो रही है। चलो अब मेरे करीब भी आ जाओ। अरे रुकिए रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है? तभी खिड़की की तरफ तनीषा को देखकर वो समझ जाता है कि ये मनीषा है और शुभम बोलता है, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता तनीषा बेबी। आज सिर्फ तुम, मैं और ये हसीन रात होगी। ये बोलकर शुभम जैसे ही उसके क्लोज जाता है, मनीषा खुद ही घूंघट उठाकर घबराती हुई बोलती है, अरे शुभम जीजू, ये मैं हूँ, आपकी तनीषा खिड़की के बाहर खड़ी है। मुझसे बचकर नहीं भाग सकती तुम तनीषा। मुझे उल्लू बनाना चाहती हो ना? नहीं नहीं जीजू, मैं सच कह रही हूँ। मैं और तनीषा मिलकर आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। जानता हूँ, तुम्हें क्या लगा प्रैंक करना सिर्फ तुम दोनों बहनों को आता है? मैं भी मजाक कर रहा था। मनीषा घबराकर अपनी बहन को अंदर भेज देती है। जिसके बाद में तनीषा और शुभम अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हैं। राधिका अपने कमरे में तैयार हो रही होती है क्योंकि वो कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी। इसीलिए वो अपनी माँ को आवाज लगाकर बोलती है, माँ, मेरा खाना रेडी हो गया क्या? मुझे नहीं पता बेटा, अपनी भाभी से पूछ ले। क्या यार, अब भाभी से भी पूछना पड़ेगा। पता नहीं उन्होंने भी कुछ बनाया होगा या नहीं, जाकर देखती हूँ। राधिका अपना बैग उठाती है और किचन में अपनी भाभी के पास जाती है। उसकी भाभी रसोई में खाना कम बना रही थी और खा ज्यादा रही थी। तभी राधिका अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, ये आप क्या कर रही हो? मैं कुछ भी तो नहीं, वो तो मैं बस खाने में नमक देख रही थी कि सही है या नहीं, वरना आप सबको पसंद नहीं आएगा। पसंद तो तब आएगा ना जब खाने को कुछ बचेगा। जिस तरह से आप खाने में नमक चेक कर रही थी ना, उस हिसाब से तो हमें नमक से ही रोटी खानी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा राधिका? कुछ नहीं भाभी, मेरा खाना बन गया है या मैं जाऊँ? अरे बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। राधिका बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठकर वेट करने लगती है। इधर काव्या खुद से बोलती है, आई बड़ी मुझे समझाने वाली। अरे कॉलेज जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने आप को मैडम क्यूरी समझेगी। अभी मजा चखाती हूँ इसे। ऐसा कहकर काव्या राधिका के खाने के डब्बे में एक नकली छिपकली रख देती है और लंच पैक करके उसे देने बाहर चली जाती है। जिसके बाद लंच देते हुए वो उसे बोलती है, ये लो तुम्हारा लंच, अच्छे से खा लेना। इसमें सच में खाना ही है ना?
कहीं कुछ और तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, और कुछ क्या होगा इसमें, खाना ही है सच्ची। ठीक है, थैंक यू भाभी, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना और खाना जरूर खा लेना। राधिका कॉलेज के लिए निकल जाती है, जिसके बाद काव्या खुद से बोलती है। जाओ जाओ मेरी प्यारी ननन जी, आज जब सबके सामने तुम लंच करने बैठोगी ना, और जो तुम्हारी बेइज्जती होगी वो सोच सोच कर ही मुझे बड़ी खुशी हो रही है। काव्या खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और वो काव्या से बोलती है। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं माँ जी। राधिका गई? जी माँ जी, वो चली गई। खाना ले गई या नहीं? हाँ जी माँ जी, मैंने दे दिया था। ठीक है, चल अब मेरे लिए भी खाना लगा दे। ठीक है माँ जी। काव्या अपनी सास के लिए खाना लगा देती है। शर्मिला खाना खाना शुरू करती है। पहला निवाला खाते ही शर्मिला काव्या से बोलती है। ये क्या बनाया है? क्या हुआ माँ जी? इस खाने का तो भूगोल ही बिगाड़ रखा है तूने। ना नमक का ठिकाना है, ना ही मसालों का। अब इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? मैं तो खाना बनाते वक्त उसका स्वाद चेक कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ ननन जी आ गई और उन्होंने मुझे ऐसा करते देख लिया और मुझे रोकने लगी। अब आप ही बताइए, बिना खाने को चेक किए मैं कैसे अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो अच्छा बना है या बुरा? तू खाने में नमक नहीं चेक कर रही होगी, बल्कि पूरा खाना ही चेक कर गई होगी। इसीलिए मेरी बेटी ने मना कर दिया। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस, मुझे अब कुछ और नहीं सुनना, और मेरा खाना हो चुका है, अब तू खा ले। ये कहकर शर्मिला खाना छोड़कर वहाँ से उठ जाती है। उसके जाने के बाद काव्या खुद से बोलती है। चलो अच्छा है, माँ और बेटी दोनों चली गई। अब मैं अपना बनाया हुआ स्पेशल खाना खाऊंगी। काव्या किचन में जाती है और अपने लिए दूसरा खाना लेकर आती है और चैन से बैठकर खाने लगती है। खाना खाते हुए काव्या खुद से बोलती है। वाह काव्या वाह, क्या खाना बनाया है तूने, मजा ही आ गया। खाना खाने के बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ राधिका इस बात से बेखबर लंच टाइम होने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। जैसे ही उसका लंच टाइम होता है, वो अपने टिफिन को खोलने ही वाली थी, पर टिफिन खोलते खोलते रुक जाती है और खुद से बोलती है। मेरी भाभी बिना किसी शैतानी के तो मुझे खाना दे नहीं सकती। एक काम करती हूँ, अपना लंच बॉक्स सबसे अलग खोलती हूँ, वरना इसके अंदर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। राधिका अपना लंच बॉक्स ले जाकर सबसे अलग बैठ जाती है। फिर वो अपना लंच बॉक्स खोलती है और उसमें देखती है। देखने के साथ ही वो एकदम चौंक जाती है और खुद से बोलती है। अच्छा हुआ कि मैंने इसको अकेले ही खोला, वरना बाकी सब लोग तो डर जाते। वैसे मानना पड़ेगा, भाभी ने चाल तो कमाल की चली थी। छिपकली से मुझे डराना चाहा, पर वो ये बात भूल गई कि उन्होंने ये पहले भी किया हुआ है, इसलिए अब मुझे उनकी बचकानी हरकतों से बिल्कुल डर नहीं लगता। राधिका उस नकली छिपकली को निकाल कर अपने बैग में रख लेती है और सबके साथ जाकर खाना खाने लगती है। कॉलेज पूरा होने के बाद वो अपने घर वापस जाती है और अपना लंच बॉक्स किचन में जाकर रख देती है और खुद फ्रेश होने चली जाती है। जिसके बाद में काव्या रसोई में जाकर उसका लंच बॉक्स देखती है और खुद से बोलती है। अरे ननन जी का लंच बॉक्स तो यहाँ रखा हुआ है और वो बहुत शांत भी नजर आ रही है। उनको लंच बॉक्स में छिपकली नहीं मिली क्या? एक बार जरा देखती हूँ क्या माजरा है। काव्या लंच बॉक्स खोलकर देखने लगती है। वो जैसे ही डब्बे को खोलती है, उसके अंदर उसे एक बिच्छू नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और लंच बॉक्स को अपने से दूर फेंक देती है। जैसे ही वो लंच बॉक्स गिरता है तो उसमें से एक चिट्ठी भी निकलती है। वो चिट्ठी को उठाकर पढ़ने लगती है। भाभी, एक गलती 2 बार नहीं करते, अगर दूसरी बार भी वो गलती करो तो वो गलती नहीं बेवकूफी बन जाती है। अगली बार लंच बॉक्स में छिपकली मत भेजना, वो पुरानी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा तोहफा पसंद आया होगा। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद काव्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सीधे राधिका के पास जाती है और गुस्से में उसे बोलती है। ये सब क्या है राधिका? मतलब तुमने जो मेरे साथ किया उसकी बात कर रही हूँ। और आपने जो किया मेरे साथ उसका क्या? उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं तो बड़ी हूँ, मुझे तो करने का हक बनता है। हाँ मानती हूँ आप बड़ी हो, पर जब बड़े ही भूल करने लगे ना तो
छोटों को ही उनको सही रास्ते पर लाना पड़ता है, वरना संतुलन बिगड़ सकता है। काव्या राधिका पर गुस्सा कर रही थी कि तभी शर्मिला और नीलेश वहाँ आते हैं। काव्या उन्हें देखकर चुप हो जाती है। नीलेश काव्या से बोलता है, क्या बात है, इतना शोर कैसे मच रहा है? शोर, आपको पता भी है क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो तो हम बस ननद भाभी गप्पे मार रही थी। अरे अब बातें बातें ही करती रहोगी या खाना वाना भी मिलेगा? हाँ यार, पता है कितनी भूख लग रही है। बस भैया आप नीचे चलिए, आपको 5 मिनट में खाना मिल जाएगा। जल्दी आ जाना। नीलेश और शर्मिला दोनों नीचे चले जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो खाने का इंतजार करने लगते हैं। इधर राधिका काव्या से बोलती है, अरे भाभी आप ये क्या करने जा रही थी? भैया को सब सच बताने जा रही थी? अरे सच बताने से पहले ये तो सोच लेती कि जितनी गलती मेरी थी उससे कहीं ज्यादा आपकी थी। मेरा जो होता सो होता, पर आपका क्या होता ये सोचा है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ जो तुमने वक्त रहते मेरी बात काट दी, वरना आज तो घर से मेरा पत्ता ही कट जाता। अब नीचे चले, उन्हें खाना भी देना है। हाँ हाँ चलो। वो दोनों एक साथ नीचे जाने लगती हैं। नीचे जाते जाते काव्या राधिका से बोलती है, सुनो राधिका जी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, बस मुझे खाने में छिपकली मत देना। नहीं नहीं, अब कभी नहीं दूंगी। वो दोनों नीचे जाकर सबको खाना खिलाती हैं और खुद भी खाना खा लेती हैं, जिसके बाद अब से वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं लड़ती। काव्या भी अपनी बचकानी हरकतों से बाज आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।